औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अब तक की एप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरह यू लर्न का आपसे वादा है कि हम पाकिस्तान के टॉप नॉच प्रोफेशनल जो हैं वो आपसे मिलवाएँगे। दोस्तों, उनसे हम डिस्कशन भी करेंगे और ऐसी डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो सके। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर देखते हैं और अक्सर बात करते हैं लेबर लॉज़ की कि क्या होते हैं ये लेबर लॉज़ और ये लेबर लॉज़ किन पे इम्प्लीमेंट होते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीज़न्ड एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। इनके साथ मैं पहले भी एक सेशन कर चुका हूँ और बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला किस्म का सेशन था इनके साथ, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भी हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल तो हैं ही हैं। दोस्तों, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इरफान महमूद से। ही इज़ वर्किंग एज़ ए सीनियर मैनेजर एचआर एट केएनएन। इरफान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस थैंक टुडे यू सर हसन, थैंक यू सो मच। एंड आई एम एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन आई बोर्ड। होप सो। दैट्स ग्रेट। अच्छा, इरफान, बिल्कुल हम टॉपिक पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि लेबर लॉज़ और इस पे माशाल्लाह यू आर एक्सपर्ट और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप बताते भी हैं, समझाते भी हैं। थोड़ा-सा अपना जर्नी भी बताइए कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आप रहे, बड़े-बड़े इदारों में काम किया, केएनएन में उससे पहले भी टेक्सटाइल सेक्टर में रहे। तो ये एचआर में जो आना था, ये बाय चांस था या बाय चॉइस था? हाँ, हसन भाई चॉइस था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मुझे मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन तो नहीं मिल सकी एचआर की ड्यूरिंग एमबीए। लेकिन लकीली लेटर ऑन मैंने एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी जब क्रेसेंट बहुमन ज्वाइन किया तो आई जंप्ड इनटू द इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज आईईएस पंजाब यूनिवर्सिटी से फिर मैंने मास्टर्स एचआरएम किया। तो यूँ मेरा एक फॉर्मली एचआर का सफ़र शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, बहुत अच्छा रहा। और जो ऐड ऑन वैल्यू हुई वो ये हुई कि लॉज का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसमें फिर एलएलबी शुरू किया तो उसके साथ सफ़र भी कंटिन्यू हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर हम एचआर के लोग देखते हैं तो वो इस तरफ नहीं जाते एलएलबी की तरफ, लॉ की तरफ। वो कहते हैं यार ये सही है, ज़रा मौज लगी हुई है, ऑफ़िस में बैठेंगे आराम से, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। ये जो आप करें वो तो हार्डकोर एचआर है और फ्रंट एंड पे जाके सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो ये मुश्किल ज़िंदगी खुद सोची हुई थी कि मैंने यही काम करना है? हसन बेसिकली अगर हम इसको एचआर को ओवरऑल स्टडी करें ना तो स्टार्ट होती है पहले अपॉइंटमेंट लेटर से। अच्छा, जो अपॉइंटमेंट लेटर है ना दैट्स ऑल अ लीगल लैंग्वेज। उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर लेटर में आप भी पढ़ते होंगे, देखे भी होंगे, आप बनाते हैं। उसमें लिखा होता है कि यू कैन बी ट्रांसफ़र एनीवेयर, एनी प्लेस, एनी टाइम इन पाकिस्तान। अच्छा, ये कहने में, देखने में उस वक़्त लगता है यार अच्छा कोई ठीक है, आई कैन बी ट्रांसफर्ड। लेकिन जब आपको वो कहीं ट्रांसफ़र करते हैं क्वेटा, फिर आपको समझ आती है, फिर आप एक केस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। और कोर्ट में जो जज साहब होते हैं वो आपसे पहली क्लॉज़, आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट बनता है उस ट्रांसफ़र के अगेंस्ट, और वो क्लॉज़ पढ़ी जाती है। अगर वो क्लॉज़ अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर हो तो आपकी जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड करार दी जाती है। तो आपका जो जर्नी ऑफ एचआर है ना, स्टार्ट्स विद द लीगल लैंग्वेज। तो एचआर और लॉ का एक कॉम्बिनेशन है। अब जैसे अक्सर होता है कि हम फोरम्स पे भी बात करते हैं, तो वो ढूँढते हैं कि यार एनी आईआर एक्सपर्ट को मिलेगा। तो खुशी भी होती है जब क्योंकि कोई ढूँढ रहा होता है, चाहे वो छोटी-सी चीज़ के वो लिए बने। कॉम्बिनेशन ढूँढ रहे इट्स थे अ कि एचआर और कॉम्बिनेशन आईआर, बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह रहे होते हैं, हाँ, यू राइटली सेड। लेकिन क्योंकि हम ज़रा टेक सेक्टर की भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, वहाँ पर तो दूर-दूर तक ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कहते हैं यार बस एचआर है और टेक्निकल रिक्रूटमेंट है। खैर उसकी तरफ भी हम आते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं लेबर लॉज़। थोड़ा-सा ज़रा हमारे फॉलोवर्स को ये बताइए कि लेबर लॉज़ क्या होते हैं? किन लोगों पे ये एप्लीकेबल होते हैं, किन एम्प्लॉइज़ पे और किन पे नहीं होते? और जो आपके राइट्स हैं, जो लेबर के जो राइट्स हैं, वो किस तरह से आपने जो है वो क्लेम करने हैं? असल हमारा जो पाकिस्तान में जो लॉज़ हैं ना लेबर के, ये प्री पार्टीशन के हमने अडॉप्टेड लॉज़ हैं सारे के सारे मोस्टली। उसके बहुत ज़्यादा कम हैं जो बेनिफिट लॉज़ हैं, वो बाद में आए। जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट है वो 1936 का है। स्टैंडिंग ऑर्डिनेंस वो लेटर ऑन आया था। लेकिन जो फैक्ट्रीज़ रन हो रही हैं ना अभी तक एज़ ऑन पाकिस्तान, वो 1936 एक्ट के तहत ही हो रही हैं। अच्छा, अब ये है कि किन पे एप्लीकेबल है। हमारे यहाँ पे जो लेबर लॉज़ है ना वो सिर्फ़ ब्लू कॉलर्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं, सिर्फ़ वर्कमैन के ऊपर।
इसीलिए हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लॉज़ नहीं हैं, लेबर लॉज़ हैं। तो डिफरेंशिएशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि ओनली अ ब्लू कॉलर इज़ सेफगार्डेड और उन्हीं की सारी उन्हीं को लीगल वेज़ हैं, उन्हीं को लीगल राइट्स हैं। व्हाइट कॉलर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली दो सिविल फोरम के अलावा, आपकी सिविल कोर्ट्स के अलावा, सिविल लॉ के अलावा कोई ऐसी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। तो राइट नाउ ये सिर्फ़ वर्कमैन का है। वर्कमैन को ज़रा डिफाइन भी कर दें कि किस कैटेगरी तो में आता है? वर्कमैन की ना 2-3 चीज़ों पे इनिशियली देखा जाता है और जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर तो अभी तो लातादाद जजमेंट्स आ गई हैं ना। ऐसा बंदा जो क्लेरिकल जॉब करता हो, जो मैनुअल वर्क करता हो, जो हाथ से काम करता हो, ये उसकी प्री रिक्विज़िट है। लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो गई हैं क्योंकि जब आप ग्रीवियंस में जाते हैं ना, तो हर बंदे को ऐसा लगता है कि जैसे एक बैंक मैनेजर है ना, ऑपरेशन मैनेजर, उसको भी लगता है कि यार आई एम डूइंग अ क्लेरिकल वर्क। तो ये चूँकि ऐसे बहुत सारे केसेस जब कोर्ट्स के अंदर आए ना, तो उन्होंने एक चंद चीज़ें एस्टेब्लिश कर दी। उसमें उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को एस्टेब्लिश कर दिया, उनकी एक लिस्ट डाउन कर दिया कि बैंकिंग के सो एंड सो कैटेगरी फॉल अंडर द इसके। अब सेल्स के जो लोग हैं, जितने भी चाहे वो वर्कमैन है, हमें वो वर्कमैन लगेगा। जैसे एक शॉप के ऊपर सेलमैन खड़ा है, तो फॉर अस इट्स अ वर्कमैन। बट फॉर द लॉ इन लीगल लैंग्वेज, सेलमैन इज़ नॉट अ वर्कमैन। ये एक 96 की आई गेस एक जजमेंट थी, बड़ी ब्रुक बॉन्ड के शायद केस के अंदर एस्टेब्लिश हुई है और जस्टिस बंदयाल साहब की भी इसके ऊपर, जस्टिस गुलजार की एक बड़ी इसके ऊपर फेमस जजमेंट है, जिसके अंदर ये सेलमैन इज़ नॉट अ वर्कमैन। तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि जो वो लोग जो मैनुअल काम करते हैं, वो वर्कमैन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सही। अच्छा इरफ़ान, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे केसेज़ में लोग डिस्प्यूटेड में नहीं होते ना, वो कहते हैं यार कि बैठ के बात कर लेते हैं। क्यों नहीं जाते जो हमारे जो ये तबका है अपने राइट्स के लिए कि हम लेबर कोर्ट्स में जाएँ, हम करें, क्या हुआ तारीखें ज़्यादा मिलती हैं शायद इसलिए नहीं जाते, रुलते ज़्यादा हैं वो? सर उसका ना बेसिकली मैं इसको इस तरह रिलेट करूँगा कि फॉर्च्यूनेट और अनफॉर्च्यूनेट कह लें कि अ, अगर वर्कमैन की बात करें ना, तो फिर तो बड़ा ही क्लियर है। हमें एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता अब के पिटिशनर को कि मैं वर्कमैन हूँ कि नहीं। वो पहली जो कोर्ट आती है ना, वो आती है वेज अथॉरिटी। उसमें जितनी डिलेड एंड डिडक्टेड वेजेज़ हैं ना, वो सारे केसेज़ वेज अथॉरिटी में होते हैं। सेकंड नंबर पे है लेबर कोर्ट, थर्ड नंबर पे है आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल, फोर्थ नंबर पे है आपकी हाई कोर्ट एंड लास्ट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। जो ट्रांस प्रोविंशियल हैं, उसके अंदर भी आपकी सिर्फ़ एक चेंज है कि वो डायरेक्टली कोर्ट्स आर अवेलेबल, वो है एनआईआरसी और उसके बाद डायरेक्टली आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक जो आपका व्यू पॉइंट है, जो आपने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि नेगोशिएशंस पे क्यों जाते हैं और केसेस में क्यों नहीं जाते? ऑब्वियसली ट्रायल कोर्ट्स का जो प्रोसीजर है ना हमारे पाकिस्तान, वो लेंथी है और उसकी गिवन टाइमलाइन्स हाँ, उसके रिमाइंडर्स अवेलेबल हैं कि फर्स्ट रिमाइंडर है, सेकंड है, फाइनल है, लास्ट है, दी लास्ट है, वो आप कह सकते हैं। इसलिए डिले के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो ये वर्कमैन अफ़ोर्ड नहीं कर पाता कि जी मैं 5 साल बाद अगर मुझे डिलेड एंड डिडक्टेड वेजेस में से कुछ मिलना है, तो उस वक़्त उस 5 साल की क्या वैल्यू होगी। 2 वेज अथॉरिटी के पास 11 टाइम्स पनिशमेंट की पावर्स हैं। वो इसीलिए रखी गई थी कि अगर डिलेज़ होती हैं तो पनिश करके 11 टाइम्स तक वो आपको पेनल्टी चार्ज कर सकता है। सही। थोड़ा-सा हमें ज़रा यूनियंस के बारे में बताइए कि किस तरह से ये जो है, क्या ये लीगल होती हैं यूनियंस जो है या फिर खुद ही बन जाती है? थोड़ा इसके बारे में ज़रा बताइए। यूनियन इज़ अ लीगल, ये लॉ के अंदर डिफाइंड हैं, सीबीए सारे डिफाइंड हैं, एनआईआरसी के अंदर भी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है उसमें भी डिफाइंड है। मेरा इसमें अगर आप एज़ अ लॉ स्टूडेंट बात करें और एक कॉर्पोरेट सेक्टर की एक्सपीरियंस की बात करें, यूनियन एक पॉजिटिव चीज़ थी। हमारे कल्चर में उसको इस्तेमाल होना ना होना ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मैं इस वक़्त बात करूँगा तो हो सकता है इसके बाद मैं खुद कंट्रोवर्शियल हो जाऊँ। अगर यूनियन पॉज़िटिव काम कर रही है, मुझे एक चीज़ मैं आपको एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट में बताऊँ, आप यूनियन से अवॉइड कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़ेशंस अगर आप वर्कर के बेसिक राइट्स पूरे करने शुरू कर दें। उसमें जो सबसे पहला बेसिक राइट है ना, वो जो मैं समझता हूँ कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट को वो पे करना चाहिए, वो दैट इज़ अ मिनिमम वेज। हम जब मिनिमम वेज में बिगाड़ पैदा करते हैं ना, तो यूनियन नेगेटिवली ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। वो बननी उसका वजूद भी आता है और बननी भी शुरू हो जाती है। आई नो मेनी ऑर्गेनाइज़ेशंस जिसमें यूनियन इसलिए नहीं है कि उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है, जो उसकी ओनरशिप है, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं
कि वर्कमैन को और एम्प्लॉइज़ को उनका राइट मिला जाए, वो उनके सैलरीज़ देते हैं, वो उनके बोनसेस देते हैं, वो उनके बेनिफिट्स देते हैं। वो इंडिपेंडेंटली और एम्प्लॉइज़ को अपने को सुनते हैं और उसकी ग्रीवियंस हैंडलिंग मेरिट पे करते हैं, तो वहाँ पे यूनियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम कोट करें, तो यूनियन का जो रोल है, वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा बिल्कुल है। सही। सही। अच्छा इरफान ने एक हमारे फॉलोवर है उनका एक क्वेश्चन था आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट और थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल सा है। वो ये है कि वो कह रहे थे कि सर से ये पूछें कि आज तक कभी कोई इस तरह का केस उनकी हिस्ट्री में आया या ऐसा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ कि एक बंदे को निकाला हो और वो कोर्ट गया हो और वापस आके उसने लेटर दिखाया हो अपने एम्प्लॉयर को कि देखो अब मैं बताऊँ तुम रीइंस्टेट हुआ और बताया होगा यार देखो मैं वापस आ सकता देखिए रीस्टेटमेंट्स जो है ना, ये लातादाद इस पे केसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में हर इरा के अंदर हुए हुए हैं। मेरी अपनी सर्विस में रीइंस्टेटमेंट्स हुई हैं। रीइंस्टेटमेंट्स में जब एम्प्लॉई वापस आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द 99 केसेस में वो कंटिन्यू नहीं करता। द रीज़न इज़ दिस, उसकी रीइंस्टेटमेंट हुई होती है हाई सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जाके। इनिशियल रीइंस्टेटमेंट्स होती हैं, वो लेबर कोर्ट से हुई है, उसके ऊपर अपील्स हुई हैं, अपील होते-होते वो सुप्रीम कोर्ट गया, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट इट मे गोज़ तो 10 इयर्स भी लग सकते हैं और होने में 1 ईयर के अंदर भी फैसला हो जाता है। अगर किसी एम्प्लॉयी का 10 इयर्स में फैसला हुआ है, तो वो ऑब्वियसली 10 ईयर्स सर्विस करता-करता किसी एक लेवल पे पहुँच गया होगा। अब जब बंदा रीइंस्टेट होके वापस आता है ना, तो ऑर्गेनाइज़ेशंस उन्हें उस तरह से ट्रीट नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती जिस तरह से होती है। रीइंस्टेटमेंट के लिए सिर्फ़ एक ही ऑप्शन अवेल किया जाती है जो पिटिशनर और क्लाइंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि बैक बेनिफिट्स लेते हैं। वो क्लेम करते हैं दैट्स बिल्कुल सही। इट एंड इट हैपेंस, ये हुआ है और इसमें रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं हुँ। रीइंस्टेटमेंट। थोड़ा-सा अभी मैं क्योंकि वी आर गोइंग टू वाइंड अप लीगल नोटिस के बारे में थोड़ा-सा जी, जी। बता दें कि लीगल नोटिस क्या होता है? किसको भेजना चाहिए? लोग बड़े डर जाते हैं हमारे मतलब टैक्स सेक्टर में भी अगर अक्सर हम बात करें तो वो लीगल नोटिस आ गया, ओह! अच्छा, लीगल नोटिस ना बेसिकली एक फॉर्मल वे है लीगल कम्युनिकेशन का, ठीक है जी? आप किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी पार्टी से बिज़नेस से, आप पर्सनैलिटी से, आप अगर ग्रीवियंस आपका क्रिएट होता है ना, तो उसकी जो इंटिमेशन है कि मैं आपसे ग्रीव्ड हूँ, उसका जो फॉर्मल वे है ना, दैट इज़ अ लीगल नोटिस कि आप उसे थ्रू अ नोटिस इन्फॉर्म करते हैं, इंटीमेट करते हैं। अब जो आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि उसको देख के क्या घबराना चाहिए या उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए? देखिए, घबराना नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि लेके क्या चलना चाहिए, लीगल नोटिस अगर तो ऐसा नोटिस आ जाए आपके पास कि उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और कैलकुलेशंस ना हो, तो आप उसको एड्रेस करें फ़ौरन, उसका रिप्लाई बनाएँ और उसके लिखें। यूजुअली जो लीगल नोटिसेज़ हैं ना, वो थ्रू काउंसल लिखे जाते हैं कि जी मैं ऑन बिहाफ ऑफ काउंसल, एक लॉयर उसका नोटिस बनाता है कि ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट मैं आपको ये नोटिस कर रहा हूँ कि हम ये ग्रीवेंस है, मेरा ये नंबर है, आप मेरे से इस पे कॉन्टैक्ट करें, ये मेरे एड्रेसेस वगैरह हैं सारे। अगर तो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और ऐसी चीज़ें जो आपको फ्यूचर में परेशान ना करें, तो आप उसका रिप्लाई देंगे। जहाँ पे आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस फ़ील हो ना, तो आप होल्ड करें। उसका मैं एक आपको थोड़ी-सी एक आपको इलैबोरेट करने की बात कर देता हूँ, क्यों होल्ड करना है? होल्ड आपने इसलिए करना है, हो सकता है कि जब आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपको आपने प्रेडिक्ट कर लिया है कि ये कुछ अरसे के बाद ये बंदा किसी कोर्ट में जाएगा और ये सिविल सूट फाइल कर सकता है। अब सिविल सूट में यू हैव अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि मैंने इसके रिप्लाई में क्या जाना है। अगर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने लीगल नोटिस के जवाब के टाइम पे नहीं की हुई और सिंपली उसका नोटिस लिख लिया, तो सिविल सूट के अंदर जाके हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज़ ऑफ दैट रिप्लाई फेस करने को मिल जाएँ। तो रिप्लाई दें व्हेन एवर यू फील सो कि इसका रिप्लाई देना है, उस सूरत में रिप्लाई दें और रिप्लाई में बहुत सेंसिबल होके लिखें। एम्प्लॉइज़ जो ग्रीवियंस नोटिसेस भेजते हैं ना, वो उनका मेरी प्रैक्टिस के अंदर ये है कि आप अगर वो लायबल हो जाए कोर्ट केसेस का, तो रिप्लाई का वेट कर लें। अगर आपको लगता है यू कैन नेगोशिएट इट, यू कैन सॉर्ट इट, तो उसको रिप्लाई दे के सॉर्ट इट कर लें। बिल्कुल सही इरफान थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन टाइम की ज़रा किल्लत है, लेकिन आपने बहुत आई थिंक वैल्यू ऐड की, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू हसन। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें।
दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अन करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। टेक केयर।